कक्षा 6 के बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स अध्याय 5 में प्रारंभिक आकारों को समझेंगे। कक्षा 6 गणित चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5। आपका इस अध्याय का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अब प्रारंभिक आकार क्या हुए आप जानते हैं। आपने रेखा के बारे में जाना। ये है कोई रेखा, दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है। ये लाइन है, दोनों तरफ क्या है, एरो मार्क्स, और इसका नाम इस रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं कह दूं ए बी। इस रेखा पर कोई दो बिंदु ले लेंगे ए बी, इसका नाम हो जाएगा, और रेखा को ऐसा प्रदर्शित किया जाता है यूँ। ये बिंदु भी अनंत तक है और इसका विस्तार भी अनंत तक है, तो रेखा की अनंत लंबाई होती है। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा किरण, रे। ये तो लाइन है, ये तो है लाइन, ये आपने पढ़ा। रेखा के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज़ ए लाइन, एक रेखा क्या होती है। ये है किरण। जब कोण बनता है, ठीक है, जब एंगल बनता है तो टू रेज कहीं मिलती हैं, टू रेज के बीच का एंगल, दो किरणों के बीच का कोण, ये किरण है। किरण का प्रारंभ का बिंदु मालूम होता है पर किरण का अंत बिंदु मालूम नहीं है। ये तो अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम किस रूप में देखते हैं, ओ पी, इस रूप में एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं, तो इसको आप समझ जाएंगे किरण है। ठीक है ना। और तीसरा आप समझते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रे। इंग्लिश में कहते हैं रे, किरण। जैसे सन से रेज निकलती हैं, सूर्य से किरणें निकलती हैं, तो यहाँ से निकल रही हैं और जा कहाँ रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। ठीक हो गया। तो उसी रूप में किरण का कंसेप्ट है। ठीक है, उसी रूप में हम किरण को जानते हैं। और तीसरा है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, इसको कह रहे हैं लाइन सेगमेंट। जब हम इस रेखा में से केवल इतना ले लें, जैसे मैं कह दूंगा यहाँ पर हमने ले लिया ये एम एन। ये कितना है, ये क्या है, एम एन। इसका प्रारंभ का बिंदु भी मालूम है, इसका लास्ट बिंदु भी मालूम है, इनिशियल पॉइंट मालूम है, फाइनल पॉइंट मालूम है, प्रारंभ का बिंदु पता है, अंत का बिंदु पता है, इसकी लंबाई मालूम है, नोन लंबाई है। इसके लंबाई के बारे में हमको जानकारी, जैसे मैं कह दूँगी 12 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये है रेखाखंड। इसको हम कॉपी में बना सकते हैं, नाप सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड निश्चित लंबाई की होती है। लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ की होती है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई हम जानते हैं। ठीक हो गया। अब इसको मापने का तरीका अभी हम समझेंगे। कुछ और आकारों को समझ लेते हैं। आपने कमरे का कोना देखा होगा, कॉर्नर ऑफ ए रूम। ठीक है, कमरे का कोना वो एक बिंदु की तरह होता है, या जैसे मेज के कोने, मेज के कोने, कॉर्नर्स ऑफ टेबल। ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा है। आपने ये भी देखा है, इस प्रकार की कोई आकृति है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास ऐसी एक आकृति है ये, इसका नाम वैसे चूड़ी है, बैंगल। ठीक है, परंतु गणित की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये है वृत्त। ये वृत्त है, सर्किल।
ये वृत्त है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वृत्त, सर्किल है ये। इसके एक त्रिज्या होती है और उस त्रिज्या को लेकर के हम वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरी आकृति जिसमें बच्चों को कंफ्यूज होता है, ये है गोला, जिसको आप बॉल कहते हैं। बॉल क्या है? ये गोला है। गणित की भाषा में इसको कहते हैं गोला, स्फीयर, ठीक है। दूसरा मैं कह देता हूं गोला, स्फीयर, ठीक है। अब इस बॉल का चित्र, इस गोले का चित्र यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो ऐसे हवा में है ना ऊपर, ये बनेगा कैसे यहाँ? तो हम इस रूप में कह देते हैं कि ये गोला है और इसके अंदर इस रूप में बना देते हैं कि ये गोला है, ठीक है। ये कोई बॉल है, जैसे फुटबॉल बना दे एक छोटी सी, तो ये गोला है, स्फीयर। वैसे वो होता ऐसे है। तो कहीं पर ऐसा आकार बना हुआ है तो बच्चे कहते हैं गोला है। नहीं, ये क्या है? ये वृत्त है। इन दोनों में आप ठीक से अंतर महसूस कर लेंगे। ये वृत्त है, ये सर्किल है और ये स्फीयर है। ये सर्किल है, ये स्फीयर है। ये वृत्त है, ये गोला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। वृत्त और गोले में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर्किल और स्फीयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए किसी आकृति को देख के कि तो गोला है, बॉल है ना, गोला है, अरे क्या है? ये वृत्त है। क्लियर हो गया? ये चीज़ें आपने देखी हैं। आपने आयत के बारे में जाना है। आयत कोई रेक्टेंगल हो, ठीक है। ये आयत है, ये आयत है, रेक्टेंगल, इसको क्या कहेंगे? ये है आयत, ठीक है। आयत की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश है। इसको आयत बोलते हैं। आप वर्ग के बारे में भी जानते हैं। वर्ग मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई समान होती है। लंबाई और चौड़ाई समान। इस प्रकार की कोई आकृति तो हम बोलते हैं ये क्या है? वर्ग है। ये स्क्वायर है। इसकी लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई क्या है? समान है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये क्या है? वर्ग है, ठीक है। और भी आकारों के बारे में आप जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए, आपने वक्रों के बारे में भी जानकारी आपको है। वक्र, कर्व, ठीक है। वक्र, कर्व। वक्र क्या होते हैं? मैंने ऐसे फ्री हैंड से कोई आकृति बनाई, ये है वक्र, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वक्र। और कैसा वक्र है? खुला वक्र है ये, ठीक है। ओपन कर्व, ओपन कर्व है, खुला है, बंद नहीं है। एक कोना यहाँ है, दूसरा कोना यहाँ है। एक कॉर्नर यहाँ है, दूसरा यहाँ से शुरू हो, यहाँ ख़त्म हो रहा है, कहीं मिल नहीं रहे हैं। ये इससे नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? खुला वक्र, ओपन कर्व। और मैंने एक आकृति बनाई इस रूप में, आप देख रहे हैं। ये क्या है? इसको बोलेंगे बंद वक्र। क्या बोलेंगे? बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। आपने बंद वक्र इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा बंद है, कहीं से खुला नहीं, इसकी तरह नहीं है खुला, ये बंद है।
इसके कोने का पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, तब इसे बंद वक्र कहते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के बहुभुज पढ़े हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के बहुभुज भी आपने पढ़े हैं। पॉलीगन्स के बारे में भी आप जानते हैं, बहुभुजों के बारे में। जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि रेखाखंड है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए बी कोई रेखाखंड है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ऐसे रेखाखंडों को मिला करके 3 रेखाखंड आपको मिल जाएं तो आप त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट मिल जाएं तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ये है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। इसका नाम मैं रख सकता हूँ पी क्यू और आर। पी क्यू आर क्या बना, त्रिभुज बना। पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें 3 रेखाखंड हैं, एक है क्यू आर, एक है आर पी और एक है पी क्यू। इसमें कौन लाइन सेगमेंट हो गए, क्यू आर लाइन सेगमेंट, आर पी लाइन सेगमेंट, पी क्यू लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट्स ने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल। इसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक हो गया ना। आपने आयत बनाया, आयत आप जानते हैं रेक्टेंगल। 4 रेखाखंड मिल गए, 4 रेखाखंड मिल गए तो ये बन रहा है आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ये आयत बन गया, ठीक है। इसी में वर्ग बनता है, वर्ग भी तो 4 बराबर लंबाई के रेखाखंड मिल जाएं तो क्या बन गया, वर्ग बन गया, ये वर्ग है, ठीक है। इसका नाम है स्क्वायर, वर्ग, रेखाखंडों से बना हुआ, ठीक है ना, ठीक है। वर्ग जैसा लग रहा है, थोड़ा सा और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, मुझे लगता है अब तो लग रहा होगा, ठीक है ना, अब आपको एक वर्ग जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुभुज के रूप में आते हैं। बहुभुज मतलब 2 से अधिक रेखाखंडों से जब कोई आकृति बनती है तो उसको बहुभुज कहते हैं। मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स व्हेन ज्वाइन दे फॉर्म ए पॉलीगन। तो बहुभुजों की प्रकार हो गए ये, बहुभुज, पॉलीगन्स, पॉलीगन। ये भी बहुभुज का एग्जाम्पल है, ये भी बहुभुज का एग्जाम्पल है, ये भी बहुभुज का एग्जाम्पल है। ये पॉलीगन है, पॉलीगन है, पॉलीगन है। और भी भुजाओं से आप पॉलीगन बना सकते हैं, जैसे इस रूप में भी मैं बहुभुजों को इस रूप में मैं रेखाखंडों को जोड़ करके बहुभुज बना सकता हूँ, ऐसा। इसमें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, पंचभुज, पेंटागन, ठीक है ना। तो तमाम प्रकार के आकारों के बारे में आप जानते हैं। आपने टेबल भी देखी है, टेबल का ऊपर का जो तल है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के प्रारंभिक आकार, एलिमेंट्री शेप्स के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ आज जो थोड़ा समझेंगे रेखाखंडों को समझना, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स को जानना, लाइन सेगमेंट्स की लंबाई नापना, ठीक है ना, ठीक है। किसी रेखाखंड की लंबाई को ज्ञात करना, आज थोड़ा इसको जानेंगे और ठीक से समझेंगे, लाइन सेगमेंट को ठीक से समझेंगे। मैं आपसे कह रहा था रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है।
लाइन सेगमेंट, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, मैंने इन दोनों को मिला दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। ठीक है, तो रेखाखंडों की लंबाई नापना, रेखाखंडों की लंबाई किससे आप नापते हैं, आप स्केल से नापते हैं, रूलर बोलते हैं जिसको, रूलर। ठीक है, किससे नापते हैं, रूलर। ठीक है ना, स्केल भी कहते हैं, इससे नापते हैं। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में आप नापते हैं, यहाँ रखते हैं, इसका 0 यहाँ रख देंगे और फिर इसको ऐसा मापा जाता है। ठीक है ना, तो रेखाखंडों की लंबाई कैसे कैसे मापी जाती है, जैसे एक तो है तुलना द्वारा, तुलना द्वारा, बाय कंपैरिजन, मतलब हमारे पास AB एक रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड है PQ, दूसरा रेखाखंड क्या है, PQ। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, किसकी लंबाई ज़्यादा है, तो तुलना द्वारा, बाय कंपैरिजन, आप देख सकते हैं, देखने से भी कभी कभी मालूम चल जाएगा कि कौन रेखाखंड बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AB और PQ में कौन रेखाखंड बड़ा है, which line segment is greater length, AB और PQ, AB और PQ जो लाइन सेगमेंट, इनमें बड़ा कौन है, लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर PQ की लंबाई ज़्यादा है, PQ हैज़ मोर लेंथ इन कंपेरिजन ऑफ AB, AB की लंबाई कम है और PQ की लंबाई ज़्यादा है। तो ये है तुलना द्वारा, तुलना द्वारा भी हम जान जाते हैं कि कौन रेखाखंड लंबा है, कौन छोटा है, पर हमेशा नहीं जान पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि ये रेखाखंड इससे कितना अधिक लंबा है, हाउ मच मोर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट PQ फ्रॉम दिस AB, ये लाइन सेगमेंट PQ इस AB से कितना अधिक लंबा है। तो ऐसे केवल कंपैरिजन से नहीं जान पाएंगे, गलती हो जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए फिर, रूलर। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, स्केल, स्केल की हेल्प चाहिए, रूलर की मदद चाहिए, इससे नाप के होगा। ठीक है, तो एक तो तुलना करके भी हम जान जाएंगे, देख सकते हैं, कभी कभी तुलना से भी हम जान जाते हैं कि कौन रेखाखंड अधिक लंबा है, पर हमेशा नहीं, ऐसे में गलती होने की संभावना होती है। जैसे माना मेरे पास AB है और मैंने दूसरा इतना ही लंबा का लगभग ऐसे खींच दिया, ये MN, एक लाइन सेगमेंट क्या है, एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड MN है, इन दोनों में अधिक लंबाई का कौन है। अब तुलना द्वारा केवल बाय गेस, केवल देख करके नहीं जान पाएंगे कि कौन अधिक लंबाई का है। तो ऐसी स्थिति में हमको गलती हो सकती है ये बताने में कि किसकी लंबाई अधिक है। तो इसलिए हमको रूलर की आवश्यकता है, हमको स्केल की आवश्यकता है, बिना नाप के नहीं बता पाएंगे। ठीक है, दूसरा है कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, रेखाखंडों की तुलना कर रहे हैं। तो एक तो देख करके हो रहा, बाय सीइंग, मैंने देख करके बताया कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। पर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा सही सही बताना संभव नहीं है। दूसरा जो है, रेखाखंडों की तुलना करेंगे दूसरे स्थिति में अक्ष द्वारा, अक्ष द्वारा, ठीक है, बाय ट्रेसिंग। ठीक है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, मतलब दो रेखाखंडों की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी कम है। तो एक तरीका, एक तो देखने से हो गया,
बाई गेस कर दिया हमने कि ये लंबा है, छोटा है, जैसे इसके बारे में देखा। पर जब इसको देखा तो यहाँ हम फंस गए, अब इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि इनमें कौन लंबा है कौन छोटा है। ठीक है, तो अक्स द्वारा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, एक ट्रेसिंग पेपर होता है। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, हिंदी में कहते हैं उसको अक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर। वो बहुत पतला होता है, उसके आर पार दिख जाता है। यदि आप किसी रेखा के आपने कॉपी में एक रेखाखंड बनाया, एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसके ऊपर एक अक्स पेपर रखा, ट्रेसिंग पेपर, साफ दिख जाता है। ठीक है ना। तो आप ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करके भी जान जाएंगे कि कौन रेखाखंड लंबा है। जैसे माना इसको और इसी की बात कर रहे थे कि इन दोनों की लंबाई में कौन ज़्यादा लंबाई का है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अक्स पेपर रखेंगे, ट्रेसिंग पेपर का साफ दिखने लग गया, ये नीचे का ए बी दिखने लग गया। आपने यहाँ पर पेंसिल से मार्क किया अक्स पेपर के ऊपर, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, इसके ऊपर भी मार्क कर दिया, और ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ऐसी लंबाई लाइन खींच दी। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर है, रेखा और रेखाखंड में अंतर है। तो जब आप किसी कागज़ में कुछ बना रहे हैं तो आप क्या बनाते हैं, रेखाखंड बनता है, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। अदरवाइज रेखा बनाना संभव नहीं है। 5 सेंटीमीटर की रेखा बनाइए, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आप कह देंगे इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि रेखा की अपने आप में लंबाई नहीं होती, उसकी तो अनंत लंबाई होती है। तो यदि हमसे कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ की रेखा की जगह क्या बोलना चाहिए, रेखाखंड बोलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट खींचिए, ठीक है ना, ऐसा बोलना शुद्ध है। रेखाखंड बोलना चाहिए जब लंबाई की बात होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में ट्रेसिंग पेपर द्वारा ये जानना कि कौन अधिक लंबाई का है। तो इसके ऊपर मैंने ट्रेसिंग पेपर रखा, अक्स पेपर रखा, उसके आर पार साफ दिख जाता है। यहाँ से शुरू हो गया, आपने पॉइंट रखा, जहाँ ख़त्म है ये, आपने उसके ऊपर पेंसिल ऐसी चला दी, ये अब जितनी लंबाई का वो है, अब दिखने लग गया। अक्स पेपर जैसे होता है पर बहुत पतला होता है। अब उस अक्स पेपर को आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है ना। इसका ए बिंदु को इसके साथ मिलाया और उसका बी बिंदु देखा। यदि बी बिंदु से बाहर चला गया, अक्स पेपर को इसके ऊपर रखा ना, ऐसे जैसे मैं कागज़ मेरे पास है, मैंने एक्स पेपर को इसके ऊपर रखा, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अक्स पेपर नहीं है, ट्रेसिंग पेपर नहीं है। पर ट्रेसिंग पेपर में आर पार दिख जाता है। तो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर मैंने इसकी कॉपी ले ली है और इसको मैंने इसके ऊपर रखा है, इस पॉइंट को यहाँ इसके ऊपर, और देखते हैं बी पॉइंट इसके बाहर जा रहा है। यदि बाहर जा रहा है तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, यदि बी पॉइंट अंदर आ रहा है तो इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, तो बाय ट्रेसिंग पेपर, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, अक्स पेपर द्वारा भी हम रेखाखंडों की लंबाई की तुलना कर सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरा एक तरीका और है, रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना, कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, मतलब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेखाखंडों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। दो रेखाखंड खींचे, कौन अधिक लंबा है कौन कम है, किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी कम है। तो एक तो हमने बाय गेस, एक तो हमने देख करके ही बता रहे हैं कौन लंबा है कौन छोटा है, पर वहाँ गलती हो सकती है। दूसरे हमने अक्स पेपर ट्रेसिंग पेपर के आधार पर कौन रेखाखंड ज़्यादा लंबा है कौन कम है। ठीक है, और तीसरा है रूलर और डिवाइडर द्वारा। आपने
ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास हर क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स, आपने प्राइमरी में भी ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा और क्लास 6 में भी आपने अपने लिए ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। इसके अंदर क्या क्या होता है? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कई चीज़ें आपके पास होती हैं। क्या क्या होती हैं आप देखो। इसको क्या बोलते हैं? यह है डिवाइडर, यह है डिवाइडर, इसका नाम है डिवाइडर। ठीक है, तो डिवाइडर का काम क्या है? हम जैसे इसकी लंबाई नापनी हो तो ऐसे इसको ऐसे खोल करके इसके जो नुकीले हैं, ये शार्प पॉइंट है ना, ये इन नुकीले पॉइंटों को यहाँ रखते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं। ठीक, और अब जितना ये खिंच गया, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं? रूलर, इसका नाम रूलर है, जिसको आप स्केल बोलते हैं। तो इसका जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ इसको रख देंगे ऐसे में। जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पर इसका ये वाला पॉइंट रख दें, ये वाला कोना यहाँ और ये वाला यहाँ। तो ये आपका कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर लंबा आपको दिख रहा है। तो रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चाहिए? स्केल, रूलर, यह है डिवाइडर, दो शार्प पॉइंट जिस पर होते हैं। ठीक है, और भी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये है चांदा। चांदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका नाम है चांदा, प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इसका नाम है चांदा, प्रोट्रैक्टर। इससे एंगल नापे जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं, कोणों को नापा जाता है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर। एक होता है कंपास। कंपास मतलब प्रकार भी आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा। यह है प्रकार। ठीक है, यहाँ पेंसिल फंसा देते हैं। ठीक है, और ये उसका क्या है? दूसरा जो इसके आर्म है, भुजा है, ये नुकीली है। ठीक है ना, तो कहीं पर वृत्त बनाना हो, ठीक है, सर्किल खींचना हो, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकार की। ठीक है ना, कंपास की आवश्यकता पड़ती है। आप इसका यूज कर चुके हैं। जब सर्किल बनाना हो तो आप कुछ दूरी नाप करके ले लेते हैं और कागज़ में वृत्त बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं। ठीक है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये भी होते हैं। इनको कहते हैं सेट स्क्वायर। इनको क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। इनकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब पैरेलल लाइन खींचते हैं, समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, इसी के समांतर मैं यहाँ से रेखा खींचना चाहूँगा, बिल्कुल बीच की दूरी बदल लेनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। अब छोटा सा मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक लाइन सेगमेंट ये है, माना मैं इसको कह रहा हूँ ST, इसका नाम है ST, और दूसरा मैंने ले लिया ऐसा, इसका नाम है माना MN। ठीक है, तो कैसे मैं कंपैरिजन करूँगा रूलर और डिवाइडर द्वारा? मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास डिवाइडर है, मैंने इसके दोनों एंड पॉइंट यहाँ लगा दिए। जहाँ से शुरू हो रहा है इसका एक कॉर्नर यहाँ लगा दिया और दूसरा यहाँ लगा दिया, ऐसे इस रूप में। ठीक है, अब ये आ गया। और इसको मैंने कहाँ रखा? आप देखो, इसको मैंने, ये मेरे पास रूलर है ना, ये मेरे पास स्केल है, रूलर है। आपको कितना साफ दिख रहा होगा, आप जानते हैं वैसे ना, साफ नहीं दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो आप जानते हैं वैसे, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। तो जहाँ से प्रारंभ है, इसका जीरो जहाँ से शुरू है, इसका जहाँ पर जीरो है, जैसे ऐसे जीरो पर मैंने ये रख दिया यहाँ एक, और दूसरा मैंने इसका कॉर्नर देखो,
ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 12 पे जा रहा है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको नापता हूँ, इसको मैं रोलर की मदद से देखता हूँ। आप देखिए, ये इस रूप में रखेंगे इसको, डिवाइडर को ऐसे, ठीक है ना। अब मैं स्केल में इसको रख रहा हूँ, शुरुआत का बिंदु ये है और ये मैंने रखा, तो ये है बच्चों 10, ये 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। तो किसकी हेल्प से, डिवाइडर और रूलर की हेल्प से मैंने इन दोनों की लंबाइयाँ नाप ली हैं। ये 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो किसकी लेंथ ज़्यादा है, एस टी लाइन सेगमेंट की लेंथ ज़्यादा है। ये एस टी जो रेखाखंड है इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कई तरीके हैं आपके पास रेखाखंड की लंबाई नापने का। ठीक है, कंपैरिजन आप करते हैं दो रेखाखंड का बाय गैस। एक तो हमने वैसे गैस लगाया कि ये लंबा कि ये लंबा, तो कई बार देखने से भी हो जाता है कि हाँ ये अधिक लंबा है। दूसरा हमने कहा कंपैरिजन कैसे करेंगे, 2 लाइन सेगमेंट का, 2 रेखाखंडों का अक्ष पेपर द्वारा, ट्रेसिंग पेपर से। और तीसरा है रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना, कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। तो चाहे ये वाला मेथड है चाहे ये है, ये एक्यूरेट मेथड है। इसमें गलती हो जाती है केवल देख करके, पर जब हम नापेंगे रूलर और डिवाइडर द्वारा तो वो एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, तो ये जो स्केल है इसमें आप देखते होंगे एक तरफ तो इंच में लगे रहते हैं, तो इंच वाला बहुत कम इसका यूज़ होता है। मेन है इधर वाला ही, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर आप देखो, मैं यहाँ पर एक स्केल बनाता हूँ, आप देखो। ठीक है, स्केल आप आराम से ध्यान से देखेंगे घर पर। मैं एक स्केल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बिना नाप के बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बिना नाप के बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर है ये, माना ये 1 है, ये क्या है 2 है। तो आप जानते हैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 10 भाग होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये 2 सेंटीमीटर है, फिर इसके बीच के भी 10 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। माना कोई रेखाखंड यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ ना, जहाँ पर 0 था यहाँ पर रेखाखंड यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, माना वो जा रहा है यहाँ तक। इसको देखिए, यह है रेखाखंड आपके पास ए बी। आप इसकी लंबाई नापना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी लंबाई आप नापना चाह रहे हैं कि ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी है। तो आपने यहाँ पर क्या रखा, रूलर, स्केल रखा, इसका 0 इस पर फिट कर दिया, इसका 0 यहाँ पर। ठीक है, और फिर इस स्केल को यहाँ रख दिया, 0 पे ये मिला दिया ए पॉइंट, और इसको उठा के आपने स्केल को यहाँ रखा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक। ठीक है, तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर तो पूरा है, 1 सेंटीमीटर पूरा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 10 छोटे खाने हैं ये हैं मिलीमीटर के, इसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। मतलब सेंटीमीटर जो आपका रूलर है उस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में निशान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा, देखो सेंटीमीटर एक तो पूरा हो गया, अब ये पहुँचा यहाँ तक, तो कितने खाने आ गए हैं छोटे खाने, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लंबाई होगी 1.6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर
6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर कैसे हुआ? 1 सेंटीमीटर तो पूरा हुआ, 6 मिलीमीटर कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 1.6 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? डिवाइडर से आपने, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया ना, ये थोड़ा सा इसके रेंज में नहीं आ रहा है, पर कॉपी में आप कर सकते हैं आसानी से। एक एंड यहाँ पर, एक किनारा यहाँ, और फिर स्केल में लगाएंगे ऐसे, तो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि लंबाई इसकी कितनी है। ये जो रेखाखंड है, माना मैं छोटा सा ले लेता हूँ, ये माने रेखाखंड है पी क्यू, ये पी क्यू रेखाखंड है, इसकी लंबाई नापनी है तो पहले आप डिवाइडर से ऐसे करेंगे। डिवाइडर आपने ऐसे फिट कर दिया, ऐसे ये। अब ये जितनी लंबाई इसकी है, यहाँ से स्केल का 0 पे रख करके आप इसको यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक? ये आ रहा है 10, लगभग 9.9, 9 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब आप आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको आप समझ गए होंगे कि रेखाखंडों की लंबाइयाँ किस रूप में आप नापते हैं। 2 रेखाखंड दिए हुए हैं, कौन अधिक लंबा है कौन छोटा है, तो एक तो बाय गेस होगा, देखने से होगा, दूसरा एक्स पेपर से हम जान जाएंगे किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी कम है, और तीसरा रूलर और डिवाइडर द्वारा। रूलर और डिवाइडर द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, बिल्कुल सही सही नाप हो जाती है किस रेखाखंड की लंबाई कितनी है। ठीक है। तो आगे फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।